पोजीशन क्या है लंग्स की, कहां पे होते हैं? पोजीशन ऑफ लंग्स, मोस्ट ऑफ द thoracic cavity, most of the thoracic cavity is occupied by lungs, ठीक है, and it is protected in thoracic cage. ये thoracic cage के अंदर क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है। हमारा जो लंग्स होता है, हमारी ये thoracic cavity है, thorax में इसके नीचे जो आगे की तरफ बात करें स्टर्नम होता है, साइड में रिब्स होती हैं, पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है, वो उनसे क्या होता है? प्रोटेक्टेड होता है, उनके अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम बात करते हैं ईच लंग्स, जो लंग्स होता है वो किस तरह से प्रोटेक्ट होता है। एक तो हमने बोला कि रिब केज है, ये रिब के केज में प्रोटेक्टेड है। अब यहाँ पे बात करते हैं ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन डबल वॉल्ड प्लूरल सैक। ईच लंग इज enclosed in double walled pleural sac। यहां पे बात करें कि जैसे मान लो यहां पे हमारी ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद इस तरह से इनका डिवीजन हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस यहां पे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो लंग्स हैं यहां पे ऐसे, बाद में हमने देखा कि हमारा ये हो गया राइट लंग, और यहां पे दूसरा हो गया हमारा ये लेफ्ट लंग। तो यहाँ पे जो लेफ्ट लंग होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता है, इनके दोनों के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम, और यहाँ पे थोड़ा सा जो स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। हार्ट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस होता है, गैप होता है, क्योंकि यहाँ बीच में हार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ईच लंग इज इनक्लोज्ड इन डबल वॉल्ड प्लूरल सैक। अब ये लंग हो गया, लंग के बाहर क्या है यहाँ पे हम देखें, ये डबल वॉल्ड गेट क्या होती है? प्लूरल सैक, ऐसे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल सैक। इसमें क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, और इसमें लंग्स के बाहर इससे लगी हुई एक लाइनिंग है, और एक बाहर की तरफ इस तरह से लाइनिंग आपको दिख रही है ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये है आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर और बाहर, जो बाहर की मेम्ब्रेन इसे क्या बोलते हैं? पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली को क्या बोलते हैं? विसरल प्लूरा, ठीक है। और दोनों को हम क्या बोलते हैं मिला के? प्लूरल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इस दोनों के बीच में क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, जो कि लंग्स को मैकेनिकल शॉक से या फिर डेसिकेशन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्या करता है? इट प्रोटेक्ट, ये प्रोटेक्ट करता है लंग को किससे किससे? मैकेनिकल शॉक या इसको सूखने से, या फिर और एक्ट एज लुब्रिकेंट्स की तरह काम करता है, और इसको आसानी से इसकी मूवमेंट जो होती है, लंग्स की मूवमेंट जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो भी होता है, वो उसको क्या करता है? इजियर बनाता है, ठीक है। तो
ईस्ट लंग इज अ कोनिकल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। ये बात हमने कर दी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे कि पहले हमने देखा कि हमारा जो ब्रोंकाई है, जो हमारे ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंकस में। ब्रोंकस फर्दर डिवाइड किसमें हो गए, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस आपने देखा आपने बनेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से क्या बनेंगे, उनमें आपके एट्रियास बनेंगे जहां पे इनलेट सैक होगा, जहां पे कि हमारा रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और आगे अब देखेंगे हम इसमें और से क्या स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। फिजियोलॉजी क्या है रिस्पिरेशन की, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। ठीक है, तो यहां पे ब्रीदिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहां पे देखेंगे इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे ये कंप्लीट कहां पे होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कहां से कंप्लीट होगा, किस कौन से स्टेज हैं। तो इट कंप्लीटेड इन 4 स्टेप्स, और उनमें से हमने पहले भी डिस्कस किया है, कुछ स्टेप्स को हमने पहले भी देखा है। जैसे हमने बात किया कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन हम देख रहे थे। और यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, जो स्टार्टिंग की बात करें, तो हमारा हमने एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को देखा है। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन को हमने पहले भी पढ़ा। फिर इंटरनल रिस्पिरेशन, इसको भी मैंने अभी डिस्कस किया, ये क्या है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन, ये बात है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है, हमारे लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में गैसेस एक्सचेंज होना। इंटरनल क्या था, 2 स्टेप थे, एक लंग्स और किसके बीच में, ब्लड के बीच में। दूसरा क्या था, ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में क्या होना, एक्सचेंज होना। और सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन, जिससे कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, स्पेशली इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कहां पे होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। लेकिन सॉरी प्रोकैरियोट्स में क्या कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और प्रोकैरियोट्स के अंदर कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पे देखेंगे ब्रीदिंग। सबसे पहले समझते हैं ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2. Breathing involves inhale of oxygen and exhale of CO2. जो एक्सचेंज है मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना, ये क्या होता है, ब्रीदिंग होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है उस पर देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग,
इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप है। पहला है इंस्पिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है, इनके बारे में सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन इसमें क्या हो, मतलब ये क्या है, इनहेल, क्या करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन। मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स, मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू लंग्स। और ये क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है। लगभग इसमें कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड का टाइम लगता है। इसमें 2 सेकेंड लगते हैं, इसको होने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे इसमें प्रोसेस क्या होती है। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन या ड्यूरिंग दिस स्टेज या दिस स्टेप, ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases। क्या होगा, इस टाइम पे thoracic cavity का जो वॉल्यूम होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होने की वजह से उसके अंदर एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल, नहीं बाहर के कंपैरिजन में अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाहर से अंदर एयर अंदर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, क्यों इंक्रीज करेगी, ड्यू टू द combined activity of sternum, ribs and यहाँ पे sternum, ribs and diaphragm। ठीक है, क्यों, जब यहां पे क्या होगा कि भाई हमने क्या बात करी कि इंस्पिरेशन मतलब एयर को अंदर लेना है। इस टाइम पे क्या होगा, हमारी ये थोरैक्स कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, और ये इसके बाहर की तरफ क्या है, इस तरह से, आगे की तरफ सबसे आगे क्या है, स्टर्नम है, बाहर क्या है, रिब्स है, साइड में रिब्स है, नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है डायफ्राम। तो जब ये क्या करेंगे, मूव करेंगे, हमारा जो रिब्स होती है फॉरवर्ड इस तरह से अपवर्ड मूव करेंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या होगा, किस तरीके से ये हैपन होगा। स्टर्नम एंड रिब्स मूव अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। स्टर्नम एंड रिब्स मूव upward, forward and upward, forward and outward। इस तरीके से मूव करेगा आगे की तरफ। और ये जो हमारा डायफ्राम होगा, डायफ्राम क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, डायफ्राम गेट फ्लैटेंड। ठीक है, तो जिसकी वजह से डायफ्राम पहले कैसे था, इस तरीके से अभी है, लेकिन जब ये थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज करना होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, जिसकी वजह से यहां भी क्या होगी,
थोरेसिक कैविटी का जो साइज होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी बात यहाँ पे हम कर रहे थे। और यहाँ पे इसमें हेल्प करती है हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि इंस्पिरेशन क्या होता है, इसमें कि बाहर से फ्रेश एयर मूव करती है, और यहाँ पे लगभग ये एक्टिव प्रोसेस होती है। कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एटीपी यूटिलाइज करना पड़ता है हमको। दूसरा हमारा यहाँ पे कि 2 सेकंड का टाइम लगा। अब इस स्टेज में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज क्यों करेगी, वही बात हमने देखा कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है यहाँ पे रिब क्या होगी, आगे की तरफ फॉरवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगी। इसके बाद हमारा जो डायफ्राम है वो क्या होगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, जिससे थोरेसिक कैविटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब कैविटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाहर से अंदर की तरफ क्या करेगी, एयर मूव करेगी, और यहाँ पे लंग्स क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था, इंस्पिरेशन। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब जब अंदर एयर आ गई, अब वो लंग्स में गई, तो लंग्स में जो एल्वेलाई है उन एल्वेलाई में क्या होगा, रियल एक्सचेंज होगा O2 और CO2 का, ठीक है। और इसके बाद फिर एयर को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपिरेशन। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, एक्सपिरेशन। ये है एक्सपिरेशन, इसको बोलते हैं एक्सहेल, एक्सहेल बोलते हैं इसको। और दूसरी बात यहां पे हम करें, ये क्या है, एलिमिनेशन ऑफ फॉल एयर आउटसाइड टू लंग्स। फाउल एयर को, यानी कि जो इम्प्योर एयर है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम क्या करेंगे, बाहर निकालते हैं। और यहां पे हम बात करते हैं ड्यूरिंग एक्सपिरेशन थोरेसिक कैविटी डिक्रीज एंड ड्यूरिंग दिस वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होगा, डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। जो इंस्पिरेशन के अंदर जो डायफ्राम हमारा क्या हो गया था, फ्लैटेंड हो गया था, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के अंदर, अब वही क्या करेंगी, रिलैक्स होगा। वही उनमें पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ external intercostal muscles and diaphragm get relaxed, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ये और ये हमारी जो प्रोसेस होती है एक्सपिरेशन, ये होती है पैसिव प्रोसेस। क्या होती है, पैसिव प्रोसेस। कहने का मतलब यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन की बात करें, तो हम जैसे योगाभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पे खूब तेजी से सांस लेते हैं, फिर ज्यादा सांस हम छोड़ते हैं, तो वो फोर्सफुल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। बट नॉर्मली क्या होता है, ये पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, फोर्सफुल एक्सप्रेशन करेंगे, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव प्रोसेस हो जाएगा। तो बट इन केस हमने देखा कि एक्सप्रेशन के केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, रिलैक्सेशन। किसका, जो मसल्स जो हमारे इसमें इन्वॉल्व सिस्टम थे, जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वही अब क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ बात करें कि जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, वो कुछ हद तक क्या हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है। बट हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, वो कंप्लीटली क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरे स्टेप में चलते हैं आगे। बात करते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन, this respiration occurs at
सेलुलर लेवल कम होता है, ये सेलुलर लेवल पर होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आगे देखते हैं क्या होगा। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स है हमारे पास। पहला है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल, तीसरा है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 3 स्टेप होते हैं और इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, और या फिर फॉर्मेशन ऑफ ATP होता है। उनके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं एक एक स्टेप्स को लेकर के क्या क्या फॉर्मेशन होता है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। हमने उस दिन बताया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक तरह से किसका पार्ट हमने बताया था, ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट, ठीक है। और उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने बताया था कि इसका ब्रेकडाउन बिना ऑक्सीजन के होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारा रिजर्व फूड था, जब इसका डाइजेशन हुआ तो फिर डाइजेशन के बाद ये हमने क्या, ये डाइजेशन हुआ तो डाइजेशन के बाद फिर हमने क्या बनाया, इससे ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज बनाने के बाद फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिक फूड का ऑक्सीडेशन, जिससे कि एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और उस एनर्जी को फर्दर हम अपने डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फूड, हम लोग कार्बोहाइड्रेट है, हमने फूड में खाया, इसका डाइजेशन हुआ और यहाँ पे डाइजेशन के बाद हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लूकोज के अंदर वो कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर होता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। पहली प्रोसेस हमारी ऑक्सीडेशन में थी, अभी हमने बताया कि ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन होता है, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड के अंदर। ग्लाइकोलिसिस क्या, ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुवेट या पायरुविक एसिड, ठीक है। और एक हमने डिस्कस किया है प्रीवियस सेक्शंस में, देखा है कि जो ग्लाइकोलिसिस होती है ये क्या होती है, एनारोबिक, क्या होती है, एनारोबिक होती है, ठीक है। और इसके बाद पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, इसका भाग क्या होगा, आगे किस तरह से ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 कार्बोनेट होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो हमारा पायरुविक एसिड बना हुआ है ये क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ पे पायरुविक एसिड के साथ साथ कुछ एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। इसके बाद फिर लगभग ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास प्योर 8 एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे पायरुविक एसिड का कन्वर्जन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, डिफरेंट प्लेसेस पे ये अलग अलग तरीके से इसका कन्वर्जन होता है। यहाँ पे देखेंगे अलग अलग क्या इसके पाथवे हैं। सबसे पहले पाथवे को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पाथवे है हमारा फर्मेंटेशन या इन ईस्ट, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से इसका कन्वर्जन होगा, इसमें क्या इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। ईस्ट के अंदर ये जो हमारी पहली कंडीशन है ये है एनारोबिक कंडीशन। क्या होती है? एनारोबिक कंडीशन, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है। इस कंडीशन में क्या क्या फॉर्म होगा? इस कंडीशन में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल मिलेगा, प्लस इसके साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एनारोबिक जो कंडीशन होती है उसमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या फिर जो सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है वो पार्शियल होता है, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन भी क्या होता है, एफिशिएंसी जो प्रोडक्शन की होती है कम होती है, सिर्फ 2 ATP क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगर देखें कि ये हमारे इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं C2H5OH के, ये 2 कार्बन कंपाउंड यहाँ पे हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, जब कमी होगी ऑक्सीजन की इन, दूसरी कंडीशन है लैक ऑफ O2, और इसका एग्जांपल हमारे पास है इन ह्यूमन मसल्स। हम अपने मसल्स की बात कर रहे हैं, हमारे मसल्स में ये कंडीशन होती है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में किस तरह का कन्वर्जन होगा, उस टाइम पे जो लैक्टिक पायरुविक एसिड होता है ये क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है इससे? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, यही लैक्टिक एसिड अगर बार बार बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मसल फैटिग। मसल फैटिग, इसमें थकान का एहसास होता है, थकान फील होती है, टायर्डनेस होती है। ठीक है, जिसके बाद हमारी वर्क करने की एफिशिएंसी कम हो जाती है, फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद फिर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, इन थर्ड कंडीशन हमारी है इन एरोबिक कंडीशन। ठीक है, इन एरोबिक मोड यानी का मतलब जब यहाँ पे O2 प्रेजेंट होगी, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब क्या होगा, इस कंडीशन में हम बात करें जो नॉर्मल रिस्पिरेशन होता है, एज इन केस आप यहाँ पे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे। इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें और इस तरह के जो रिस्पिरेशन यहाँ पे होता है उसके लिए सारे जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो कंबस्शन होता है, जो ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का, वो 100% एफिशिएंट होता है। लगभग कहने की बात करें तो लगभग हमें एफिशिएंसी जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा लगभग 45 या 50% के आसपास इमेज का यहाँ पे एफिशिएंसी होता है। और इसके बाद यहाँ पे जो कन्वर्जन है उसमें हमें क्या मिलता है, H2O CO2 प्लस एनर्जी। और यहाँ पे एनर्जी जो होती है इसमें फॉर्म होता है 38 ATP। क्या बनता है, 38 ATP। कहने का मतलब यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे पास 38 ATP फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है। और इस तरीके से हमने देखा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस हुई। अब ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, कॉमन पाथवे होता है, और दोनों में क्या बनता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखा कि हमने इस कंडीशन पायरुविक एसिड बना, इसका फर्दर उसका फेट डिपेंड करता है प्लेस क्या है, वो कहाँ पे हो रही है रिएक्शन। अब ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं है, ये एब्सेंस है, तो ईस्ट के अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। और ये एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन है। और यहाँ पे क्या बना, एथिल अल्कोहल बना, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहाँ पे हम बात करें हमारी मसल्स के अंदर जहाँ पे ऑक्सीजन की
डिफिशियंसी है, ठीक है, तो उस टाइम पे होता है क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ठीक। और इसके बाद अगर एफिशिएंट यहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, उस टाइम पे क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कंप्लीटली किसका, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का, और यहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन किस किस स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस। हमने अभी बताया था कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है सब्सटेंसेस का, लगभग 10 स्टेप प्रोसेस होती है, इसमें मटेरियल्स का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। उसी तरह से क्रेब्स साइकिल, जो हमारे पास सब्सटेंसेस, जो हमने देखा कि जो हमारा पायरुविक एसिड है, यही फर्दर जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसी का फिर एक सीरीज में क्या होगा, सीरियल ब्रेकडाउन होगा, और इससे क्या होगा, पूरे हमारे जो भी यहाँ पे दोनों पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं, और ये दोनों पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल वहाँ पे 38 एटीपी जो यहाँ पे बनेगा उसका 24 एटीपी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इसके बाद बाकी का ब्रेकडाउन हम देखते हैं, वो कहाँ पे होता है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, और उन प्रोटॉन्स का या जो हमारे पास H+ आयंस होते हैं, उनका कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है, जिससे कि हम क्या बनाते हैं, वहां पर भी एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज in tissue and blood, ठीक है। तो हमारे ब्लड में और टिश्यूज के अंदर यहाँ पे किस तरह से तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे पहली बात, जब एयर लंग्स में इंटर करती है, उस टाइम पे लंग्स क्या है, हमारी जो लंग्स की दीवारें होती हैं, लंग्स में जो हम बात करें, लंग्स का जो हमारा यूनिट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, जो कि हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन का यूनिट होता है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट मान सकते हो। वहां पे जो उसकी वॉल होती है एल्वेलाई की, वो हाईली सप्लाइड होती है विद ब्लड वेसल्स, जहां पे गैसेस का एक्सचेंज, अगर हम बात करें किसके थ्रू होगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारा लंग्स, और लंग्स में ये हमारा एक एल्वेलाई है ऐसे, और ये हो गया एल्वेलाई। लंग्स हमने पहले भी बताया कि लंग्स किसके बने होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं, जहां पे रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। और ये एल्वेलाई जो होते हैं, इनकी जो अंदर की दीवारें हैं, ये एल्वेलाई है, इसकी जो इनर लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, और ये क्या होती है, सिंगल लाइन, इस तरीके से ये एपिथेलियल लाइनिंग है। और ये सिंगल जो एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब मान लीजिए यहां से ऑक्सीजन यहां पे इंटर करती है, और इस तरीके से एक इसकी लाइनिंग हो गई। अब यहां पे हम देखें, ये हमारी क्या है, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है ऐसे, ये कोई ब्लड वेसल है। इसके बाद फिर हम यहां देखते हैं कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं ऐसे, आरबीसी है, प्लाज्मा को सारी चीजें इस्तेमाल भरी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आई, ये O2 रिच हो गया। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो टोटली डिपेंड करता है, अगर हम बात करें पार्शियल प्रेशर, किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर। ये क्या है, एल्वियोलाई, एक है तो एल्वियोलस बोलेंगे इसको, ठीक है। और इसकी लाइनिंग हमने क्या बोली कि जो इनर लाइनिंग है वो क्या होती है, एक सिंगल लेयर की बनी होती है, सिंगल फ्लैट, इसका बस एपिथेलियम है यहाँ पर। और इसके बाद फिर इसके बीच में अगर हम देखें, ये हमारी क्या है, कोई
ब्लड की कैपिलरी है, ठीक है, ये क्या कोई ब्लड कैपिलरी या वेसल है, ठीक है, इसकी भी एंडोथेलियल लाइनिंग होगी और इनके बीच में बैरियर क्या है, ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बैरियर हो गए, कहां, इस एलुलाई की लाइनिंग, दूसरा इस कैपिलरी की जो है वेसल की एंडोथेलियल लाइनिंग और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनके बीच ही क्या होना है, एक्सचेंज होना है। अब ये मान लीजिए कि एक जो ब्लड हमारी सप्लाई आ रही है, क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे लंग्स के पास क्या लेके आती है, ब्लड लेके आती है। अब ये ब्लड यहाँ पे आया और हमने बताया कि पार्शियल प्रेशर जो होता है, जो भी गैस जिसका कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगा वो उधर से कम की तरफ मूव करेगी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग देखें, जिसका पार्शियल प्रेशर जहां पे ज्यादा होगा वो कम पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करेगी, मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये इसका मूवमेंट किधर होगा, कैपिलरीज की तरफ, ब्लड की तरफ होगा। इसके बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कहां, वेसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पे रिस्पिरेशन की वजह से CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे टिश्यू के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे जो हमारे पास ये आरबीसीज आ रहे हैं, इन आरबीसीज के साथ यहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो हमारा ये ऑक्सीजन है, मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 104 या 95 mmHg क्या होता है इसका पार्शियल प्रेशर, और यहाँ पे O2 का जो CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लगभग 40 mmHg के आसपास होता है, इसका CO2 का पार्शियल प्रेशर। इसके बाद अब यहाँ पे, लेकिन उसके उलट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 के आसपास होता है, 40 mmHg के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है 46-45 के आसपास होता है। तो यहाँ पे जब ब्लड आया तो यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे क्या है, कम है, तो CO2 यहाँ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव करके इधर आ गई कौन, CO2। और हमने अभी बताया कि यहाँ पे O2 ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट डायरेक्शन में O2 भी क्या करेगी, मूव कर जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ये हमारा नॉर्मल मैकेनिज्म है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यही बातें हम बात कर रहे थे कि ये जो ब्लड है कैपिलरी में, इस ब्लड के अंदर टिश्यू हम की बात कर रहे हैं, तो सेम यही कंडीशन, इसी तरीके से फिर ये ब्लड, ये तो नॉर्मल है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, इम्प्योर मान लो, इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था, तो फिर यहाँ से आगे गया ये ब्लड, अब ये ब्लड फिर जाएगा हार्ट में, हार्ट से फिर ये कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर बॉडी को जाएगा, जब बॉडी में जाएगा तो बॉडी के अंदर फिर वही सेम कंडीशन आएगी, बॉडी में जो टिश्यूज हैं हमारे, उन टिश्यूज के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब यही ब्लड इधर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल कंडीशन आ गई, तो फिर आगे गया तो फिर जहाँ पे क्या होगा, सेल्स के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बड़ा होगा, O2 का कम होगा, तो फिर ये प्योर जो ब्लड है हमारा वो क्या करेगा वहां पे, फिर वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज जाएगा CO2 और O2 के बीच, CO2 क्या हो जाएगी, फिर हमारी वेसल्स में आ जाएगी और ऑक्सीजन जो O2 होगी फिर कहां चली जाएगी, वो सेल्स के द्वारा ले ली जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात हो रही है, मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यू एंड ब्लड, ठीक है। तो कैसे होता है, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, जहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उधर से वो कम की तरफ मूव करेगा। तो हमारे लंग्स के अंदर, एलुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां से गैसेस डिफ्यूज करके कैपिलरीज में चली जाएंगी, और कैपिलरीज के अंदर जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर कैपिलरी में ज्यादा है तो ये कहां पे चली जाएगी, एलुलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। अब हम बात करते हैं कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन का कंट्रोल कहां से होता है, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें देखेंगे रिस्पिरेटरी रिदम इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। रिस्पिरेटरी रिदम is controlled
बाय नर्वस सिस्टम number of group of neurons located number of groups of neuron located bilaterally in medulla oblongata। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन का जो कंट्रोल होता है मेनली कहां से होता है, वो हमारे ब्रेन, हाई ब्रेन का जो हमारा हाइंड ब्रेन होता है उसमें 3 पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहला पोर्शन इसमें अगर बात करें क्या होता है, पोन्स होता है, फिर क्या होता है मेडुला ओब्लंगेटा होता है, और क्या होता है सेरेबेलम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करें कि तीनों पोर्शन, तो हमारा जो मेडुला ओब्लंगेटा होता है वैसे वो क्या करता है, वो हमारे रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो क्या मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल द रिस्पिरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसके बाद भी और भी सेंटर्स हैं, जैसे हमारे ब्रेन में ही हम बात करें पोन्स के लगा हुआ क्या होता है, पोन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मान लो अगर किसी केस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हमारे एरोलाइंस के अंदर गैसेस क्या हो जाती हैं, भर जाती हैं। ठीक है, एयर भर जाती है, और उस कंडीशन में क्या है कि नॉर्मल रिस्पिरेटरी एक्टिविटी हमारी वर्क नहीं करती है, तो वो क्या करेगा, उस टाइम पे हमारा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो स्विच ऑफ सेंटर की तरह काम करता है और रिस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो एलोलाई होते हैं उनको बस्ट होने से बचा सकता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 हम बात करते हैं। ये तो हमने क्या बात करी, ऑक्सीजन की बात की, और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट मेनली यहाँ पे था, हमने अभी भी देखा कि एलोलाई के अंदर ऑक्सीजन किसके साथ आती है, आरबीसी में आई थी, बट आरबीसी में ऑक्सीजन को बाइंड करके कौन लाया था, तो हीमोग्लोबिन लेके आता है। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है, लेके आ सकता है। लेकिन हालांकि ये मायोग्लोबिन के केस में, इन केस ऑफ मसल्स, उसमें एक हीमोग्लोबिन जो होता है, उसको हम वहां पे हीमोग्लोबिन को मायोग्लोबिन बोलेंगे, तो वो लगभग एक ही ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली 3 तरीके से होता है। पहला, इन डिसॉल्व्ड स्टेट विद प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। तो ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व फॉर्म में कुछ ऑक्सीजन क्या होती है, कुछ CO2 ट्रांसपोर्ट होती है। लगभग इसका ट्रांसपोर्टेशन परसेंटेज होता है 5 to 7%। जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो प्लाज्मा के साथ ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट तरीका है हमारा एस कार्बा एमाइनो कंपाउंड। ठीक है, इसके थ्रू लगभग 22 से या 23 से 25% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो और मैक्सिमम अगर बात करें तो थर्ड हमारा जो ग्रुप है वह है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट आयंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 as बाइकार्बोनेट आयंस, ये सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम मान लो लगभग 70% के आसपास होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, इसके बाद कुछ डिजीज भी हैं, जैसे एम्फाइसीमा है। एम्फाइसीमा होता है मेनली बात करें तो मेनली स्मोकर्स में होता है, सिगरेट या फिर कोई भी स्मोक करने से एम्फाइसीमा होता है, जिसमें क्या होता है हमारे जो लंग्स के एल्वेओलाई होते हैं उनकी दीवारें जो होती है वो ब्रेक कर जाती हैं, स्पेसम हो जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, सरफेस एरिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसको हम अल्फा एंटीट्रेप्सिन या अल्फा 1 एंटीट्रेप्सिन से ट्रीट करते हैं। अस्थमा है जो हमारे ब्रोंक्यूल्स है उनके इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, और भी डिजीज है जो कि हम देखेंगे बाद में।
और बस इस तरह से हमारा ये रिस्पिरेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।